हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके बीच में एक और एमसीक्यू सेशन लेके। अपन डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, तो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए द एपिक नर्सिंग को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अगर आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान सीएचओ, एससी पीजीआई या फिर आरएमएल की, तो काफ़ी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सेशन में करा चुका हूँ और काफ़ी एमसीक्यू सेशन और भी यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो एक बार चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट को ज़रूर से देखिए। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अस्थानिक गर्भावस्था का मुख्य स्थान कौन सा है? यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। ठीक है, तो मुख्य स्थान मैं आपको बता दूं, ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है अस्थानिक गर्भावस्था में। ट्यूबल प्रेगनेंसी कैसे? जैसे अपन बात करें एम्पुलरी प्रेगनेंसी, इसका एग्जैक्ट आंसर मैं बताऊं आपको, तो एम्पुलरी प्रेगनेंसी कितने परसेंट? 70%। ठीक है, 70% होती है एम्पुलरी प्रेगनेंसी। ठीक है, आप अपन बात करें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो कहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है? आउटसाइड द यूट्रस। ठीक है, जैसे ये यूट्रस है, मान लीजिए ये यूट्रस है और जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इसके आउटसाइड इम्प्लांट हो रहा है, उसको बोलते हैं अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ पे हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपन ने पढ़ लिया ट्यूबल प्रेगनेंसी या फिर एम्पुलरी प्रेगनेंसी। तो एम्पुलरी जो है वो 70% होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद में होती है इस्थेमिक। इस्थेमिक जो है वो 12% होती है। फिम्ब्रियल जो है, फिम्ब्रियल होती है एक, वो होती है 11%। इसके अलावा ओवेरियन जो होती है, ओवेरियन, ओवेरियन होती है 3%। ठीक है, 3% होती है ओवेरियन। इसके अलावा अपन बात करें तो इंटरस्टेशियल, इंटरस्टेशियल ये होती है 2 से 3%। और लास्ट में आता है सर्वाइकल, सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर एब्डोमिनल, ये 1-1% के आसपास होती हैं। तो इस प्रकार से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आउटसाइड द यूट्रस होता है, उसको अपन बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इसके काफ़ी रिस्क बाद में सामने आ जाते हैं। इस प्रकार से ये होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो गर्भावस्था होती है वो कितनी होती है नॉर्मली? तो 280 दिन की मानते हैं। कितनी? 280 दिन की मानते हैं। अगर मंथ्स में पूछा जाए तो 9 मंथ प्लस 7 डेज अपन बोलते हैं। और अगर 10 लूनार मंथ बोला जाए तो भी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। तो तीनों ही इसके सही आंसर होंगे। चाहे तो आप 280 डेज बोल दो, ठीक है, या फिर आप बोल दो 9 मंथ प्लस 7 डेज, या फिर आप 10 लूनार मंथ्स। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएच असंगति की रोकथाम किस प्रकार से की जाती है? आपने पढ़ा होगा आरएच इनकॉम्पेबिलिटी, आरएच इनकॉम्पेबिलिटी। ठीक है, किस प्रकार से रोकथाम की जाती है? माँ को क्या दिया जाता है? एंटी डी इंजेक्शन। ठीक है, मदर को क्या दिया जाता है? एंटी डी इंजेक्शन दिया जाता है। कब दिया जाता है? जैसे ही शिशु का जन्म होता है उसके 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के अंदर अंदर। ठीक है, एंटी डी इंजेक्शन दिया जाता है। किस स्थिति में दिया जाता है, यानी किस कंडीशन में इंजेक्शन दिया जाता है वो भी देख लीजिए। जब मदर जो है, मदर तो आर एच नेगेटिव हो और बेबी जो है वो आर एच पॉजिटिव हो। ठीक है, मदर तो क्या है? आर एच नेगेटिव है और बेबी क्या है? आर एच पॉजिटिव है। और बेबी आर एच पॉजिटिव किस वजह से हो गया? क्योंकि अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू ब्लड एक्सचेंज हुआ, उस वजह से बेबी जो है आर एच पॉजिटिव वहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा आप, आर एच इनकॉम्पेबिलिटी के लिए एंटी डी इंजेक्शन दिया जाता है और जन्म के 72 आवर्स के अंदर ही मदर को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। टॉर्च इन्फेक्शन में सारे इंक्लूड किए जाते हैं, एक को छोड़ के। ठीक है, तो टॉर्च इन्फेक्शन एक बीमारियों का समूह है। मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ टॉर्च की। टॉर्च की फुल फॉर्म की अपन बात करें तो टॉर्च की में टी होता है टोक्सोप्लाज्मोसिस। क्या होता है? टोक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, इसके बाद में ओ में अदर डिजीज आ जाती हैं, जैसे सिफिलिस हो गई, सिफिलिस हो गई। इसके अलावा एक वेरिसेला जोस्टर हो गई, वेरिसेला जोस्टर जो चिकन पॉक्स का होता है बेसिकली। इसके अलावा आर से होता है रूबेला, आर से क्या होता है? रूबेला।
सी से होता है साइटोमेगालो वायरस, साइटोमेगालो वायरस जिसको CMV के नाम से जाना जाता है। और एच से होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकंड, ठीक है, HSV सेकंड, टाइप सेकंड। तो टॉर्च क्या हो गया बेसिकली, टोक्सोप्लाज्मोसिस, अदर में सिफिलिस और वेरिसेला जोस्टर। आर से हो गया रूबेला, सी से हो गया साइटोमेगालो वायरस और एच से हो गया हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2, ठीक है। तो यहाँ पे टोक्सोप्लाज्मोसिस भी है, रूबेला भी है, साइटोमेगालो वायरस भी है, तो टेटनेस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसवोत्तर रक्तस्राव को खून की न्यूनतम कितनी हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है। पोस्टपार्टम हेमरेज की बात हो रही है, ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम पीरियड कब तक का होता है, लेबर से लेके 42 दिन तक, ठीक है। तो जो 500 ml है वो इसमें मिनिमम ब्लड की मात्रा होती है। अगर 500 ml ब्लड आपका लॉस हो रहा है तो वो माना जाएगा पोस्टपार्टम हेमरेज, 500 ml, ठीक है। तो 500 ml इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइपनेस ऑफ सर्विक्स इज असेस्ड बाय। राइपनेस ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स को मेजर करने के लिए देखिए बिशप स्कोर काम में लेते हैं। कौन सा स्कोर, बिशप स्कोर इसका करेक्ट आंसर है। अब बिशप स्कोर में अपन क्या मेजर करते हैं, एक तो डायलेशन, सर्विक्स का क्या, डायलेशन, पोजीशन, ठीक है, इफेसमेंट, इसके अलावा स्टेशन और सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, ठीक है। और इसमें 0, 1 और 2 और 3 ये स्कोर इसमें दिए जाते हैं। अब देखिए अगर स्कोर 6 से नीचे है, स्कोर अगर 6 से नीचे है तो वो अनफेवरेबल सर्विक्स माना जाता है, अनफेवरेबल। और अगर 8 से ऊपर स्कोर है तो वो फेवरेबल सर्विक्स माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड शुगर पर लंबी अवधि तक नियंत्रण के मूल्यांकन का आकलन कैसे किया जाता है। देखिए ब्लड शुगर के लिए HbA1c टेस्ट किया जाता है, ये सब आपने पढ़ रखा है। तो HbA1c टेस्ट यहाँ पे किया जाता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, लैक ऑफ बावल साउंड्स इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में बी ए साइन ऑफ। देखिए बाउल साउंड अगर एब्सेंट हो रहे हैं, कोई सर्जरी की है या फिर कोई पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड रहा है, उसके बाद में बाउल साउंड एब्सेंट है, तो आप समझ लीजिए क्या हो रहा है, पैरालाइटिक इलियस। तो क्योंकि पैरालाइटिक इलियस का सिम्टम साइन क्या है, बाउल साउंड की एब्सेंस, ठीक है। तो पैरालाइटिक इलियस इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 300 ml से कम को यूरिनेट कर रहा है कोई इंसान, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाएगा ओलिगोयूरिया। क्या, ओलिगोयूरिया। पॉलीयूरिया कब कहा जाता है, जब दिन में 3000 ml से ज़्यादा, यानी कि 3 लीटर से ज़्यादा अगर कोई यूरिनेट कर रहा है इंसान तो उसको बोला जाता है पॉलीयूरिया। 300 ml से कम कर रहा है उसको बोला जाता है ओलिगोयूरिया। और एनयूरिया यानी कि बिल्कुल ही यूरिनेशन जो है वो बंद हो रहा है, उसको बोला जाता है एनयूरिया। और यूरेमिया जो है यूरेमिक इन्फेक्शन में काम में आता है, उस टर्म को बोलते हैं यूरेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पासिंग ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आना क्या कहलाता है, हेमेचूरिया। क्या, हेमेचूरिया। अगर यूरिन में प्रोटीन आ रही है तो प्रोटीन यूरिया, और ब्लड आ रहा है तो हेमेचूरिया, ठीक है। यूरेमिया इन्फेक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। और पोलीयूरिया अबव लेवल यूरिनेशन, ठीक है, एक्सेसिव यूरिनेशन। नेक्स्ट, तो ये हेमेचूरिया हो गया। और हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो किडनी का इन्फ्लामेशन, नहीं बोलेंगे इसको, किडनी का जो साइज होती है वो बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, साइज बड़ी हो जाती है, यानी कड़ापन आ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनेफ्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग पल्स रेट इज क्लासिकली इंक्रीज इन, सोते समय पल्स रेट जो है वो किस में बढ़ जाती है। तो सोते समय जो पल्स रेट है वो हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म का लक्षण है सोते टाइम पल्स रेट का इंक्रीज हो जाना। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य नियामक, जो अपने प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ठीक है, तो हेल्पर टी सेल्स जो होती हैं, हेल्पर टी सेल्स ये बेस्ट काम करती हैं किसमें, प्रतिरक्षा तंत्र में। आप एंटीबॉडी भी बनाने में भी यही काम बेसिकली करती हैं। तो हेल्पर टी सेल इसका करेक्ट आंसर है डिफेंसिव मैकेनिज्म का।
बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन जो ग्लैंड होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? वजाइना में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? जो सर्विक्स की सबसे मोटी परत होती है वो होती है मायोमेट्रियम। क्या? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। अंदर वाली परत होती है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, और बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। लेकिन जो सबसे मोटी परत होती है वो होती है मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टेंट फेज इन ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसका कॉन्स्टेंट फेज कौन सा होता है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है? ल्यूटियल फेज। इसको अपन क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज को अपन बोल सकते हैं सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज। ठीक है, अब मैं अगर आपको बताऊं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेज होते हैं, तो यहाँ पे 4 फेज देखने को मिलते हैं। उसकी टाइमिंग क्या रहती है? फर्स्ट डे से लेकर 7 डे तक ये होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज। अब बात करें 8 से लेके 12 दिन तक प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, 13 दिन से लेके 15 दिन तक ओवुलेटरी, ओवुलेशन होता है यहाँ पे 13, 14 और 15 को। ठीक है, और 16 से 28 जो है वो होता है सेक्रेटरी या फिर ल्यूटियल फेज। ठीक है, इस प्रकार से 4 फेज में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखिए आप, फर्न टेस्ट। फर्न टेस्ट कब किया जाता है? ओवुलेशन के लिए, ओवुलेशन को देखने के लिए फर्न टेस्ट यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो फर्न टेस्ट की बात होगी। नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के नेचुरल मेथड की बात कर रहे हैं तो कैलेंडर मेथड क्या है? नेचुरल मेथड है। इसके अलावा जो है वो नेचुरल मेथड नहीं है। ओसीपी भी नेचुरल नहीं है। आईयूसीडी, आईयूसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आप सबको याद रखना है। अब देखिए, प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, पीत पिंड। ठीक है, पीत पिंड क्या है? प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत होता है। इसके बाद में द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन का इंडक्शन करवा रहे हैं। किसका? ओवुलेशन करवा रहे हैं। तो क्लोमिफेन जो ड्रग आती है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन में। क्लोमिफेन, क्या? क्लोमिफेन, क्लोमिफेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वल्सेलम फोर्सेप। कौन सी फोर्सेप? वल्सेलम फोर्सेप किस में काम में आती है? तो सर्विक्स के डायलेशन के लिए, डायलेशन या फिर होल्डिंग करने के लिए वल्सेलम फोर्सेप काम में आती है। द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। ठीक है, जो गर्ल्स में फर्स्ट इवेंट होता है प्यूबर्टी को, उसका बोलते हैं थैलार्की। क्या बोलते हैं? थैलार्की। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने को बोलते हैं मेनार्की। ठीक है, और प्यूबिक हेयर को प्यूबार्की। ठीक है, इस प्रकार से टर्म्स दी गई हैं, इनको आपको याद में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन के लेने का सबसे पसंदीदा मार्ग। तो इंसुलिन का जो फेवरेबल रूट होता है वो कौन सा होता है? सबक्यूटेनियस, 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 चमड़े के नीचे वाला। ठीक है, सबक्यूटेनियस। द मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल दैट कैन बी पाल्पिटेट इन, तो मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल की बात करें तो वो होती है डोर्सैलिस पेडिस आर्टरी। कौन सी? डोर्सैलिस पेडिस। कौन सी होती है? डोर्सैलिस पेडिस आर्टरी। ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डोर्सैलिस पेडिस आर्टरी। और जो सीरम एमाइलेज, इस तरह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो पैनक्रियाज के डैमेज है उसको चेक करने के लिए सीरम एमाइलेज का प्रयोग किया जाता है। सीरम एमाइलेज का उपयोग यानी कि कैसे चेक किया जाता है? पैनक्रियाज की कंडीशन को देखने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का सेशन था। तो कैसा लगा ये सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किस प्रकार के टॉपिक्स पे वीडियो बनाने चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि लगातार अभी एग्जाम्स भी आ रही हैं। राजस्थान CHO आएगी, RML आएगी, SCP आएगी, और उसके बाद भी जहाँ तक संभव है जिपमेर, ESIC और DSS भी आने वाली इस साल के अंदर, और नॉर्सेट आएगा सितंबर के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से लगातार इस साल एग्जाम्स आने वाली हैं, और सभी की तैयारी जारी रखिएगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल मिलूंगा एक और अन्य सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।